हाउस बिजनेस चलाने के लिए भी इत्तेफाक कराया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अरकान समेत पार्लियामानी लीडर्स का जाती एहतराम मलहूज़ात रखा जाएगा और जाती हमले करने, रूल्स के एहतराम न करने, गालम गलूज, हाथापाई पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशिया पर नए टैक्स खत्म किए। बच्चों के लिए मिल्क पाउडर पर ड्यूटी फिलफौर वापस की जाए। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपए की जानी चाहिए। LNG और RLNG पर टैक्स खत्म किए जाएं। बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाए। 2018 में DAP यूरिया की कीमतें थी और ज़रूरी ट्यूबवेलों पर जो टैरिफ था उसको वापस लेकर आया जाए ताकि ज़राअत पाकिस्तान मशीनरी पर सेल टैक्स फिल फॉर खत्म किया जाए। मगरबी रिवर रूट को कनेक्ट किया जाए। रेलवे ML1 जो प्रोजेक्ट है, CPEC के मंसूबों को फिल फॉर फाल किया जाए। लोकल बॉडीज को फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करना चाहिए। हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे और इस ऐवान के इज्जत और वकार को बहाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता कई दिनों की लड़ाई जो कि पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी वो अपने अंजाम को पहुंची। सीज फायर आपने देखा और आज फाइनली शहबाज शरीफ साहब की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर जो है वो सुनी गई। ये अलग बात है कि जब वो तकरीर कर रहे थे चंद ही लोग ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठे थे, हुकूमती साइड के ऊपर थे और उसमें चंद एक ही वफाकी वज़रा जो है उसमें उनकी तकरीर को सुन रहे थे। सो अच्छा होता वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद भी आते, लीडर ऑफ द अपोजिशन के जो बात हमने आपको सुनवाए हैं इनको सुनते और शायद इसके ऊपर बात होते, जो कि रिवायत हो रही है कि पार्लियामान के अंदर जो तजावीज आती हैं उसके ऊपर फिर उसको समेटा जाता है और उसके ऊपर बात की जाती है। सो ये एक मामला था कि कई दिनों की लड़ाई को बिलाखिर इस तरह अंजाम में पहुंचना था, तो आखिर ये 3 दिन की लड़ाई और 4 राउंड के अंदर जो तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की उसका मौका क्यों दिया गया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पार्लियामान की जगहसाई क्यों हुई? इसके पीछे मंसूबा क्या है? क्यों पाकिस्तान की पार्लियामान को इतना उसके तकद्दुस को जो है पामाल किया गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और जो कुछ नजर आ रहा है शायद इसके आगे बहुत सारी चीजें उसके ऊपर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज IMF के बजट के हवाले से भी जो शराइत बात की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि शराइत कुछ आलमी सतह की हमारे साथ रखी जा रही हैं, दबाव डाला जा रहा है और डिमांड किया उन्होंने कि पार्लियामान के अंदर उन शराइत को जो है वो सामने रखा जाए ताकि उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरी बार उन्होंने इस मामले के ऊपर बात की है कि IMF की शराइत हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान को शेयर करनी है। इसके ऊपर भी जरूर हम इस मामले पे बात करेंगे और इसके साथ साथ वजीर आजम चूंकि अब खिताब करेंगे, अच्छी बात है कि ये सारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन अहम मामला यह भी है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद जो है वो तकरीबन वापस ले ली गई है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ अपोजिशन की तरफ से, लेकिन क्या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है कि नहीं आ रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले कितने समेटे गए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की वोटिंग का मामला जो कि बहुत अहम है और इस पूरी लड़ाई के अंदर जो कुछ चीजें मिस हुई हैं उसमें सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामान की कानून साजी को आइन से मुतसादिम करार दिया है। कितना अहम है ये मामला, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आज बहुत अहम रहनुमा है, सियासतदान है माशाल्लाह, शफकत महमूद साहब वजीर तालीम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट लोगों में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राना सनाउल्लाह साहब अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन शख्सियात में से हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन भी हैं और आप इनको सुनते रहते हैं खास करके मैशत के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी कि आप आज ये तकरीर जो है ये बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंची, जो कि हो सकती थी 2 घंटे की थी। उसके बाद असद उमर साहब ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन क्या वजह है कि ये सारा मामला अगर इस तरह ही तय होना था तो 3 दिन क्यों लगे और जगहसाई क्यों हुई? देखिए ये सवाल तो मेरे ख्याल से शफकत महमूद साहब से बनता है। वो भी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा, ऑपोजिशन जरूर शोर हंगामा मचाती है, उनका काम है, क्योंकि हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास एक आवाज है और हम जो आवाज जो अवाम की सुनते हैं वो फिर हम कह डालते हैं और वही एक्सपेक्टेड होता है कि ऑपोजिशन शोर डालेगी। हमने कभी नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो इतनी वायलेंट होके इतना अपना अग्रेसिव चेहरा, हुकूमत के पास
एक्शन है, हुकूमत काम करती है, वो फैसले करती है, उसको इस किस्म का काम करना क्यों पड़ा, ऐसी नौबत क्या आई? हमारा ये एनालिसिस है, और जो कल हमारी मीटिंग्स में भी हुआ, कि ये सारा एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ, और इस सारी मनसूबाबंदी के पीछे नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, क्योंकि उनकी एक पोजीशन रही है, वो एक अग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, धरने वाली पॉलिटिक्स रही है, वो जो हमले आर्किटेक्ट हुए हैं पीटीवी के ऊपर, ये सिर्फ आप मतलब ये सारा करिए या आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स देखिए, है या इल्जाम तराशी है? हमारी मीटिंग में ये बातें आई, और जिन लोगों ने बात की वो जिम्मेदारी से की कि ये मनसूबाबंदी के तहत था, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और ये ऑन रिकॉर्ड भी था, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड था कि हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने नहीं देना। ठीक। तो अब ये एक अफसोसनाक, और अगर आज ये रिट्रीट हुई है उनकी तरफ से, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हुई है, तो वो इसलिए हुई है कि कल हमने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद डाला, और हमारा मंसूबा था कि हम स्पीकर तक जाएंगे, उसके बाद वजीर आजम तक जाएंगे, उसके बाद देखिए अब जब बातें हुई, एक कदम वो पीछे हटेंगे तो एक कदम हम भी पीछे, बिकॉज हमें आफ्टर ऑल बजट में हमें अपनी बात सुनानी भी है और सुननी भी है, और ये नहीं कि हम इतना ऑब्स्ट्रक्टिव बने, राना साहब जो जो नफीसा बात कर रही है कि ये मनसूबाबंदी के तहत, मैंने आपका एक स्टेटमेंट भी सुना, आपने कहा कि ये कोई सदारती निजाम की प्लानिंग है, इस तरह की बात है, क्या ये सिर्फ हम इसको सिर्फ एक एग्जम्पशन के तौर पे ले रहे हैं, या बाकी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे और सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से पार्लियामेंट के ऊपर ये सब कुछ हुआ है? एक बात। दूसरा, आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, घुटने पकड़ने की, कि अगर पाकिस्तान के लिए मुझे घुटने पकड़ने पड़ेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। उनकी ये बात पहले उन्होंने मियां साहब के लिए कही थी, ये इस दफा किसके लिए कही है? नहीं, देखें, ये उन्होंने मुहावरतन मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए वो किसी हद तक भी जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो जाने को तैयार है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जज्बा है। हम सबका ये जज्बा होना चाहिए अपने वतन के लिए, अपनी जो है वो कौम के लिए। जहां तक जो शाह साहबा ने बात की है, उसकी दलील के तौर पे मैं आपको आज की ही जो है वो सूरत हाल से आगाह कर देता हूं कि आज स्पीकर चैम्बर में जब बात हुई कि जी आज कार्रवाई जो है वो किस तरह से चलेगी, तो हमने उनसे ये अर्ज किया कि जिस तरह से आप बिहेव करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच के ऊपर, या जो हमारे पार्लियामानी लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी के बराबर भुट्टो जरदारी हैं, JJIF के असद महमूद साहब हैं, मौलाना असद महमूद साहब, तो वही रिस्पांस जो है वो हमारी तरफ से होगा। और कायदे इस बेख्तलाफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने पहले दिन जब बजट इजलास के ऊपर डिबेट ओपन होनी थी, उससे पहले जो मीटिंग की थी वो ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने ये कहा था कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत दी जाएगी तो यकीनन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस जो है उसकी भी इज्जत होगी। लेकिन ये बात जो है ये इनको 3 दिन बाद जो है वो समझ आई है, और आज जब उन्होंने कहा कि जी हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल सुनेंगे और उनकी स्पीच जो है वो होगी। तो राना साहब, ये तो अचानक हुआ, जज्बात में आ गए लोग, या आपको भी लगता है नफीसा की तरह? सुन ले जी, नहीं सुन ले। अब आज जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने स्पीच शुरू की, तो वही एलिमेंट जो 3 दिन हंगामा आराई करता रहा, उसने उठ के वो लॉबी में चले गए, और ये हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन है, बल्कि कंफर्म्ड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि वहां पे उन्होंने जो इनके चीफ व्हिप हैं अपना आमर डोगर साहब, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ, असद उमर साहब के साथ उनका झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये आप किस तरह से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो है वो तकरीर की इजाजत दे रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने वहां पे कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा है कि हाउस को जो है वो चलने दें, तो इसलिए आप आराम से बैठें। वो सारे आराम से बैठ गए, उसके बाद किसी ने जुर्रत ही नहीं की कि वो ऊंची आवाज में बात भी करे। तो रान साहब, इससे मिला क्या? वो नफीसा आपको क्या शाह लगता ने है जो बात की है वो कंफर्म होती है। नहीं, तो इससे मिला क्या? देखिए, कोई हुकूमत को कैसे अफोर्ड कर सकती है कि पूरी दुनिया में उसकी जो बदनामी होती है और हुई है इस पूरे केस में, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है क्या था, क्यों उन्होंने ये मंसूबा बनाया?
देखें, एक तो ये इनकी दरीना ख्वाहिश है, इनकी भी ख्वाहिश है, इनके साथ कुछ और लोगों की भी ख्वाहिश है कि ये पार्लिमानी जो जमहूरी निज़ाम है उसमें पार्लियामेंट की एक बुनियादी अहमियत है। ये पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, इसको जो है वो लोगों की नजर में गिराना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि अगला स्टेप जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। वज़ीर आज़म साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेहतर है। और दूसरा ये है कि ये शायद ये समझते थे कि अगर हम इस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच को रोकेंगे तो शायद इसके ऊपर हमें इस किस्म की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि हुआ। और मीडिया ने इसके ऊपर मैं समझता हूं कि बड़ा प्रोएक्टिव और बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। अच्छा शफकत साहब, अब नाउ इट्स योर टर्न सर। कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं हो सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती है सर। तो ये जो इल्जामात अपोजिशन लगा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे कि ये सब कुछ जो था ये मेड अप था? आपने आसमा पहले ही कमेंट कर दिया एडिटोरियल कमेंट के, जैसे कि सारा कसूर जो है वो मेरा ख्याल है कि नून लीग में एक तो राना साहब जैसे और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल हैं जो कि चाहते हैं कि अफवाम और तफहीम से मामले हों। लेकिन एक और ग्रुप भी है वो जो जंगजू और इनका, जिनकी मेरा ख्याल है कि जो हमारी इतला के मुताबिक मरीम नवाज साहबा जो है जिसकी लीडर है, तो इन्होंने पहले दिन से, जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उस दिन उन्होंने हंगामा किया, शोर किया, उनको तकरीर करने नहीं दी और थ्रू आउट इनको गालियां देना, ये करना वो करना। इस दफा भी अगर आप देखें कि ये जो रॉयल अस्कर ने गालियां दी और कहा कि ये पंजाबी कल्चर है, मतलब है कि वो वजीर खजाना जब तकरीर कर रहा था तो एक तो होता है ना कि वजीर खजाना की तकरीर के ऊपर आप शोर मचाए। इमरान खान साहब बैठे थे वहां पे, उसके करीब आके बेहुदा बातें, डंकी राज फलाना ये उसको और की बेहुदा बातें और तो उससे देखें, उससे जज्बात लोगों के मुश्तिल हुए और बड़े सख्त मुश्तिल हुए। और इस बात की मैं तायद करता हूँ राना साहब ने जो कही है कि हमारे जो मुश्तिल लोग थे उनको चुप कराना या उनको ठंडा करना बड़ा मुश्किल काम था और वो उसका रद्द अमल आपको नजर आया। लेकिन ये मामला कल भी था। कल हमने राना तनवीर साहब ने फोन किया स्पीकर साहब को और कहा कि जी कमेटी बना दी जाए जो कि इन मामलात को देखे। स्पीकर ने कहा ठीक है और कमेटी के लिए जब शाम को हमने इन्हें नाम मांगे तो इन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद जब हमने फिर भी हाउस शुरू किया तो इनका पता नहीं कौन सा रुकन था, उसकी तहकीक की जा रही है, जिसने सैनिटाइजर जो है वो पहले उठा के मारा और वो बंदे की, हमारे अकरम चीमा की आंख जो है वो जख्मी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नून लीग क्या शफकत साहब ये दुरुस्त बात है कि कल जब ये बात हो रही थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने माजरत की कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे, जब आप राना तनवीर वाली बात कर रहे हैं और स्पीकर साहब से जो मुलाकात हुई थी उसमें, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मान रहे थे अगर ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने, मैं भी वहां पे मौजूद था, मेरे सामने शाह महमूद साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए बात यह है कि मैं फिर वो दोहराऊंगा कि नून लीग में एक ऐसा गिरोह है जो समझता है कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और इनका मुस्तकबिल इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि हमें तो हम कभी पावर हासिल नहीं कर सकेंगे। और फिर इनकी अंदरूनी चपकलिश भी है, बड़ा सख्त मुकाबला जारी है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का। तो उसकी वजह से जो बड़े मियाँ का ग्रुप है वो हर चीज का तहस करना चाहता है, हर चीज को तबाह करना चाहता है। और इसलिए इन्होंने जिस दिन बजट स्पीच थी उस दिन इमरान खान के साथ खड़े होकर नाजीबा हरकतें, बदमाशियां, गालियां, ये वो सारी की। अब ये जो इतने इनोसेंट बन रहे हैं, मुझे इनसे पूछे ना कि क्या जरूरत थी बजट वाले दिन जाके इमरान खान साहब के पास खड़े होके और ऐसी नाजीबा हरकत करनी या उनको बुरा भला कहना, गालियां देनी। हमारे लोग जो हैं वो अपने लीडर से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को। अच्छा मैं ये पूछ लेती हूँ राना साहब, जो अभी बात हो रही है हमारे लोग अपने लीडर से नहीं मोहब्बत मगर इन्होंने अपने ये देखा, इन्होंने वो जो मजीद सो कॉल्ड मजीद खान है क्या हरकत उन्होंने की, आप उसके ऊपर क्या कपड़े लगाए, वो तो सर वैसे 2 दिन पहले की बात है। हम कभी गालियां नहीं निकालते मगर राना साहब आप जी किसी ने कोई गालियां नहीं निकाली। हाँ अगर आप बोलेंगे तो फिर यकीनन जवाब देंगे, लेकिन कभी हमने प्रोवोक नहीं की सिचुएशन है। अच्छा राना साहब के लोग गालियां देते हैं मुराद सईद को सीधी सीधी, क्या बातें करते हैं? मुराद सईद क्या बातें करते हैं?
नहीं, मगर राणा साहब ये बात तो है कि अच्छा मैं पूछ लूं राणा साहब, उठ के खड़ा होता है, उठ के खड़ा ये होता बात है। चूंकि राणा साहब को भी मेंशन करके की जा रही है कि ये जो मुलाकात थी इसमें आप भी मौजूद थे, तो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, और फिर अगर आप वजीर आजम को, मामला तो खराब होंगे ना, ये तो गलत बात है राणा साहब। देखिए शफकत महमूद साहब जो हैं, ये इन तमाम लोगों में जो है वो ज्यादा इस बात के ऊपर कायम रहने या जोर देने वाले हैं कि मामला जो है वो वाम तफहीम से चलने चाहिए। जो इन्होंने बात की है, मैं मुख्तसर वहीं से जो है वो अपना जवाब देता हूं। देखिए ये दुरुस्त है कि अपोजिशन का ये मौकफ था कि मौजूदा हुकूमत जो है एक रिग और जाली और धांधली के साथ कंडक्ट होने वाला जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के नतीजे में कायम होने जा रही है। इसलिए पहले दिन का जो एहतजाज था पार्लियामेंट में, वो क्योंकि हम एज ए प्रोटेस्ट जो है वो हाउस में गए थे, वरना पहले इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा था कि हम हाउस का हिस्सा ना बने, तो इसलिए वो पहले दिन का जो प्रोटेस्ट है वो तो इस बात से मुंसलिक था या इस बात से मुतल्लक था। उसके बाद आप देखें फिर क्या हुआ। ये 3 साल पहले ये हाउस इस तरह से शुरू हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम की मौजूदगी में कि वजीर आजम साहब आप कदम आगे बढ़ाएं, मुल्क के हालात इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, हम बैठ के जो है वो हम आपके साथ जो है प्लानिंग करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीजें और रिकॉर्ड हैं और असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है। आगे से फिर बात कहां से शुरू हुई, आगे से 2 साहिबान, फवाद चौधरी साहब उस वक्त भी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे, बीच में फिर वो बदल गए, और मुराद सईद, इन्होंने बात की शुरू डाकू और चोर से। जी, डाकू और चोर से इन्होंने बात शुरू की। इनको पहले ये कहा गया कि देखें आप लीडरशिप के मुतालिक बात ना करें, बाकी ठीक है जो भी किसी को बुरा भला जो है ये चल जाता है, लेकिन ये जब बाज नहीं आए तो फिर अब उसके जवाब में फिर नारे जो है वो घड़ लिए गए। फिर मुराद सईद के मतलब भी बहुत मखसूस किस्म के जो है वो फिर नारेबाजी और बातें हुई। फिर उसके बाद फवाद चौधरी को भी ये सब कुछ लोगों ने देखा। फिर आप जो है वो जब आप नारा लगाएंगे सारा टब्बर चोर है, तो फिर आगे से नारा लगता है कि अलीमा बाजी चोर है। तो अब तो फिर जो वो सूरत हाल आ गई ना, तो उस सूरत हाल में बिल्कुल अपना शफकत महमूद साहब की बात दुरुस्त है कि इसमें अगर मैं कहूं कि नहीं जी हमारी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया, दूसरी तरफ से किया गया, नहीं, ये शुरुआत इस तरह से हुई है। तो अब उसके बाद ये 3 दिन का जो मैच हुआ है ये बिल्कुल बराबर हुआ है। शफकत साहब आपका कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर नफीसा से बात करती हूँ। जी शफकत साहब क्विकली। तो मैं तो और राणा साहब भी हैं इसी सोच के हैं, मैं भी उसी सोच का हूँ कि बिल्कुल हाउस जो है ये पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस जगह है। 94 में मैं सेनेट में इलेक्ट हुआ, उस वक्त से मैं अब दूसरी दफा MLA हुआ हूँ। बहुत ही तंगो-दौ के बाद, पता नहीं किन किन मुसीबतों के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं, और इसलिए इस हाउस का तकद्दुस कायम रखना, इसको सही तरीके से चलाना वो है वो। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप हमारे लीडर के पास आके बदतमीजी आपके कुछ लोग जो करेंगे तो उसका हकीकत है, मैं आप ये ना समझेंगे कोई ड्रामाबाजी। ऐसे हमारे लोग जो हैं वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जी, सारे पार्टी के लोग होते हैं जज्बाती अपने लीडर्स के बाद। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आपने पहले दिन से जो इब्तिदा की उससे हालात खराब हो। ये ठीक है आप कह रहे हैं कि जी हम बड़े दुखी थे, लेकिन उससे जो बुनियाद बनी इस असेंबली की, जिस तरीके से आपने पहले दिन जब एक शख्स वजीर आजम के लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट होता है और फिर आप उसके ऊपर इस तरह चढ़ाई कर देते हैं, तो उससे इब्तिदा जो है वो बहुत ही अच्छा। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आगे क्या है, वजीर आजम ने भी तकरीर करनी है, और इस पूरी बहस के दौरान जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के आवाम का हुआ है, जो जानना चाहते थे कि इस बजट में महंगाई में कितना इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में आटे का 5 रुपए बढ़ जाना, और महंगाई पेट्रोल से जुड़ी हुई है, बिजली की कीमतों के साथ जुड़ी हुई, दोनों के अंदर इजाफा हुआ है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नफीसा, जैसे भी राना साहब ने अपने खदशात का इजहार किया है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ ये सदारती निजाम या इस मामले के अंदर है, फिर आपने देखा जिस तरह से कानून साजी हुई है, क्या हमें अपोजिशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से खास करके आपने सेनेट के अंदर देखा है, आपने ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर देखा है कि उनके चेयरमैन के मामला था ये जो के अंदर देखिए, जिस तरीके से ये 20 कवानीन बुलडोज किए गए उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जैसे मैं कहती हूँ कि उन्होंने एक जुमा बाजार लगाया कवानीन का, और विद इन मिनट्स उन्होंने 20 के 20 पास करवाए। ना उनकी फर्स्ट रीडिंग हुई, ना उनकी सेकंड रीडिंग हुई, ना उनकी थर्ड रीडिंग हुई, ना वो कमिटीज में आए, ना वो पढ़े गए, ना वो क्लॉज बाय क्लॉज स्पीकर साहब ने कहा कि उनको पास करो, ना उन्होंने अमेंडमेंट्स ली, ना उन्होंने नोट्स ऑफ डिसेंट लिए। कभी ऐसा नहीं होता। हम लोग पढ़ के आते हैं, ऑपोजिशन अपना होमवर्क करती है, क्योंकि एज आई सेड हुकूमत के पास अलग काम होते हैं। दे हैव टू टेक डिसीजंस, वो मिनिस्टेरियल मीटिंग्स में जाना होता है, वो अपने और प्रोग्राम्स, इतने हजार उनके इश्यूज होते हैं। ऑपोजिशन आती है विद अ क्लियर दिस थिंग कि हमें इन स्क्रूटनी करनी है, ओवरसाइट करनी है। तो अब एक गेन ये हुआ है जो शायद इनको सूट ना करे, एक जो इन्होंने शोर गुल हंगामा किया उसका एक पॉइंट हमें ये जो गेन हुआ है कि ये 20 के 20 कवानीन जो हैं अब इसकी स्क्रूटनी होगी। और सेनेट के अंदर आप चैलेंज करेंगे? सेनेट के अंदर तो ऑलरेडी कमेटी में गए हैं वो, लेकिन आज स्पीकर साहब ने ऐलान किया कि वो कोई ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे कि इनकी डिटेल स्क्रूटनी भी होगी। अच्छा, अब राना साहब, ये जो अपोजिशन का किरदार है और खास करके इतनी बड़ी अपोजिशन है, हम देखते थे जनरल मुशर्रफ के जमाने में अपोजिशन बड़ी थी और वो काम नहीं करने देते थे किसी को। आप लोग क्या अब उस जगह पहुंच गए हैं, आप और पीपल्स पार्टी और JUIF के पार्लियामान के अंदर चैलेंज करें गवर्नमेंट को? और अब तक आपका इत्तेहाद जो है वो नहीं हो सका, उसकी रीजंस थी, क्या वो रीजंस खत्म हो गई हैं? नहीं, देखें, इसमें जो अपोजिशन है, अपोजिशन हाउस में तो कभी भी जो है वो PDM के पहले भी, PDM के होते हुए भी और आज भी अपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुत्तहिदा अपोजिशन है। लेकिन अब आप देखेंगे जिस दिन उन्होंने 20 बिलडोज किए हैं उस दिन हालत ये थी। अब हमने वो स्पीकर साहब के सामने जो जिस कमेटी का नफीसा ने आपको बताया है उसमें हमने एक ही बात की है। हमने कहा कि जी वीडियो मौजूद है, आप देख लें कि हाउस उस वक्त इन कोरम नहीं था, नंबर 1। और दूसरा ये है कि जब डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे थे कि जो हक में है वो हाँ कहें, जो खिलाफ है वो ना कहें, ना को हाँ कह रहा था ना को ना कह रहा था, और वो कह रहे थे कि जी बिल मंजूर हो गया, बिल मंजूर हो गया। तो ये इस तरह से जो है वो उन्होंने वो बिलडोज किए हैं वो बिल। तो सेनेट में आप लोग मिलकर चैलेंज कर सकते, हाल उस दिन थी। सेनेट में आपका नंबर ज्यादा है। एक ही काम रह जाता है जी कि डिप्टी स्पीकर जो है वो उसके हम गले पड़ जाते जाके, फिर जो मैं समझता हूं कि बाद में फिर ये बात होता कि अपोजिशन ने जो है वो लाइन क्रॉस की है कि जब डिप्टी स्पीकर चेयर पे बैठा है वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, वो कोरम पॉइंट आउट किया वो नहीं सुन रहा, वो अपना जो है वो ना हाँ सुन रहा है ना सुन रहा है, और वो अपना जो है वो जो उसके सामने पेपर रखा है वो पढ़ा जा रहा है। तो उसके बाद तो फिर यही था कि जाके हम स्पीकर का हाथ रोकते या उसके सामने से माइक उठाते, और मेरा ख्याल है कि वो भी फिर बाद में बात होती कि लाइन क्रॉस हुई है। तो अब हालात यहां तक तो पहुंच गए हैं। अब इनको अगर इस मरहले पे इनको कंट्रोल ना किया गया, कोई लाइन ड्रा ना की गई, तो फिर कल को फिर यही कुछ होगा फिर हाउस में। वो कंट्रोल ना करने का ये होगा कि आप अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ आप लाएंगे और उसके बाद इन हाउस जो तब्दीलियां हैं उनके ऊपर गौर करेंगे, मतवक्की? नहीं, देखें, हमने स्पीकर साहब से कहा कि जी पहले तो आप ये बताएं कि उस दिन हमें ये शक है कि उस दिन ये सारा कुछ तयशुदा प्रोग्राम था, तो आप खुद नहीं बैठे चेयर पे और आपने डिप्टी को बैठा दिया। पर उन्होंने उसकी एक तौज़ीह पेश की जो कि जो है वो हमने तस्लीम की या वो रीजनेबल थी। अब उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा है कि जी हम एक ऐसी पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे कि जिसमें लेजिस्लेशन से पहले
कुछ चीजें जिनके ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम उनको आपसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेशन जो है वो कंसेंसस हो। अच्छा, अब स्पीकर से या डिप्टी स्पीकर से तो हमें यही गिला हो सकता है ना, ठीक और बात कोई है, तो वो गिला दूर हो गया आपका। शफकत साहब, ये देखिए ना, ये गिला जो राणा साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा बात हुई, बैठे और बात बैठ के तय की। इसी तरह मिसाके मईशत के ऊपर, इसी तरह हाउस के बिजनेस चलाने के ऊपर, इसी तरह बिलों के ऊपर दोनों अपोजिशन रहनुमा आपसे कह चुके हैं। हुकूमत क्यों फायदा नहीं उठाती कि आप मिलकर बात करें इनसे? अच्छा, पहली तो बात यह है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मैंने कल एक और चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये कल विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये जो अदम एतमाद होता है इसमें इन्होंने नंबर शो करने होते हैं। सो कहा 172 लोग लेके ये आते हैं, इसलिए मुझे पता था कि आज इन्होंने विड्रॉ कर लेनी है, कर ली इन्होंने। और स्पीकर के खिलाफ ही ऐसी बात है, कोई इनके पास नंबर्स नहीं है और नहीं ला सकते। दूसरी बात यह है कि उस दिन जिस दिन ये लेजिस्लेशन, पहले तो बात है मुझे नहीं पता कि स्पीकर ने लेजिस्लेशन के बारे में क्या बात की है, लेकिन मुझे जरूर इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस गुफ्तगू में शामिल हूं, क्योंकि देखें 20 बिल जो पास हुए उसमें से तकरीबन सारे, मुझे अब शायद एक आधा था जिसमें जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने कंसेंसस के साथ उन बिलों को पास किया। मेरे एजुकेशन के 4 बिल थे, वो चारों बिल, और मेरे एजुकेशन के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो नून लीग से है, अवैसी साहब, और उन्होंने सब ने मिलके वो बिल जो थे यूनानिमसली पास किए। और इसलिए जब हाउस में आए तो क्योंकि वो कंसेंसस बिल थे और जिसमें सारी जमातों ने अपना कंसेंसस किया था, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो पास हो गए हैं तो कोई ऐसे मजाक है। बात यह है कि लेजिस्लेशन ये करना नहीं देते, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अच्छा, ई वोटिंग के ऊपर भी कंसेंसस हो गया था शफकत साहब? ई वोटिंग वाला बिल जो है, ई वोटिंग मैंने कहा है कि जो मैंने कहा तकरीबन सारे, अच्छा, उसमें से जिसमें कंसेंसस नहीं हुआ था वो था ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला जो बिल है, उसके अंदर सबसे अहम था। ई वोटिंग और उसका ओवरसीज पाकिस्तानी पे नहीं है, लेकिन उसके और बेशुमार शिके हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि कंसेंसस था। सो बहरहाल पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कोशिश है कि लेजिस्लेशन ना हो, और फिर ये कहते हैं और आप लोग हमसे पूछते हैं कि जी आपने क्या लेजिस्लेशन की। अच्छा, अब मेरे को 5 बिल पेंडिंग है जो कि आ रहे हैं, हाँ, और वो कमेटी में जाएंगे। कमेटी में जाके कमेटी जब तक उनको अप्रूव नहीं करती, इनके अपने लोग उसके अच्छा, अब शफकत साहब शायद यही वजह आप लोग ज्यादा ऑर्डिनेंस ले आते हैं क्योंकि अपोजिशन आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो नाजुक मसाइल हैं उनके ऊपर बिल पास कराना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। उस दिन इन्होंने 3 दफा कोरम पॉइंट आउट किया। लाला साहब कह रहे हैं कोरम नहीं था, 3 दफा कोरम पूरा करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, तो आपने ट्रेजरी बेंचेस की होती है। हाँ, पूरा किया ना। अच्छा शफकत साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के फौरन बाद मैं इस पे बात करूंगी। कुछ अहम चीजें और अदम एतमाद में खुफिया वोटिंग होती है, अगर अपोजिशन विड्रॉ किया है तो उसकी वजह क्या है, क्यों किया है, इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, मैं इस पे बात करती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नफीस साहब, आखिरी चंद मिनट हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अपोजिशन से आवाम को तवक्कुआत रखनी चाहिए कि जिन बिलों की आप बात कर रहे हैं इनको सेनेट में रोका जाए और इसके अंदर हाउस के अंदर एक यकजहती के साथ टफ टाइम दिया जाए? मैं अपने 1 मिनट में सिर्फ तरदीद ही कर सकती हूँ जो शफकत महमूद साहब ने कहा कि एक तो वो जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर का जो वोटिंग का अमल है उसका बताया कि उसमें हमें नंबर्स शो करने, हमें नंबर्स शो नहीं करने, सीक्रेट बैलेट है। तो अगर इन्होंने ये फैसला किया था गालिबन कि ये नो शो करेंगे, इस डर से अगर वो शो करते और सीक्रेट बैलेट होता तो यकीनन इनकी डिफीट होती। अच्छा। तो ये कहना कि ये, और दूसरा जो उन्होंने कहा उनके बिल्स हो सकता है यूनानिमसली पास हों, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल फर्क हुआ। जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है उसमें तो उन्होंने जितने भी बिल्स थे 2-3 वो बुलडोज किए थे और उसमें बहुत मसाइल थे। अच्छा। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला जो इनका बिल था वो भी उसमें 40 क्लॉजेस उन्होंने कहा कि कंसेंसस नहीं था उसके अंदर, उसको भी 49 खुद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो किया। राणा साहब, क्या हम ये तवक्को रखें कि आप लोग मिलकर आगे चलेंगे, और अगर चलेंगे तो लाएअमल क्या हो सकता है मुमकिन?
دیکھیں جی، یہ جو الیکشن لاز ہیں یہ تو روایت ہے کہ یہ ہمیشہ تمام پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے کنسنسس کے ساتھ یہ لیجسلیشن ہوتی ہے. یہ یک طرفہ طور پہ اگر بیٹھی گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن شروع کرے اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ الیکشن رولز اور جو ہے وہ لا بنا لے تو یہ تو ایک بڑی ادروائز بات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو تقریباً 3 بل ہیں اس میں جو یہ پاس ہوئے ہیں ان میں یہ تو کسی قیمت پہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بھلے اس پارلیمانی کمیٹی میں ان کا کوئی حل نکلے یا ان کو سینٹ میں روکا جائے، اس کے اوپر پوری اپوزیشن اور تینوں اپوزیشن لیڈر جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا اسد محمود، وہ پوری طرح سے متفق ہیں. اور تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف سر؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف ہوتی ہے اس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے اور یہ رجسٹرڈ کرانا ہوتا ہے کہ اسپیکر کی چیئر جو کہ نیوٹرل تصور ہوتی ہے، اسپیکر کو اپوزیشن کا اعتماد حاصل نہیں رہا، اور جس اسپیکر کو ہاؤس کے دونوں حصوں کا اعتماد نہ ہو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سموتھ طریقے سے جو ہے وہ نہیں نبھا سکتا. اگر ہم اس تحریک کو پیش کرتے، ہم نے 86 ممبر جو ہے اسے ایڈمٹ کرانے کے لیے شو کرنے تھے، اس کے بعد 1 دن 2 دن تقاریر ہونی تھی، اس کے بعد بھلے ہم جو ہے وہ پورا نمبر شو کر سکتے یا نہ کر سکتے، لیکن اس کی واپسی کا یہ طریقہ نہ ہوتا اگر یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کی انٹرونشن نہ ہوتی. یہ انٹرونشن ہوئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس کمیٹی سے جو ہے وہ ہمارا گریونس جو ہے وہ کلیئر ہوگا. اپوزیشن اب بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا مجھے لگتا ہے زیادہ تیار ہے، اور رانا صاحب تیار ہیں، شاید شہباز شریف صاحب تیار ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایک گروہ ایسا ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی جنگ جاری ہے نا، تو وہ ایک گروہ ہے وہ کوشش کرے گا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوں. آپ اس فکر نہ کریں. آپ اچھا، بہرحال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آپ زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں. نہیں، بیکاز آپ کے اندر ایک جو جنگ جاری ہے تو اس کی خمیازہ پارلیمنٹ. چلے آپ دعا کریں. اچھا چلے، اب بات دعا تک آ گئی ہے. بہت شکریہ شوکت صاحب، بہت شکریہ رانا صاحب، نفیسہ بہت شکریہ. بات دعاؤں تک آ گئی ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ سب مل کے اس پاکستان کو ٹھیک کریں، پاکستان کو آگے چلائیں، بڑھائیں، اور یہ کام صرف پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.